लास्ट लेक्चर में हमने जिस पेपर का सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सी सॉल्व किया था 2 वीडियोज में, उसी का सेक्शन डी और ई इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 32, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x mod x। तो y इक्वल्स टू x mod x का पहले तो ग्राफ बनाओ। तो पहले तो इसको सेपरेट करो कि x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो mod x के इक्वल, इसका मतलब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर x नेगेटिव है तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मोड x की वैल्यू माइनस एक्स होगी तो x इंटू माइनस एक्स हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब इक्वल टू जीरो वाला पार्ट इन दोनों में से किसी में भी लगा लो चाहे तो, ठीक है। अब पहले बनाओ इसका ग्राफ। ये y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ऊपर की तरफ ओपन, और y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay जो 11th में पढ़ते हैं। ये होता है नीचे की तरफ ओपन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बनेगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट वाला ग्राफ है ये हमें किसके लिए ड्रॉ करना था? केवल पॉजिटिव पार्ट के लिए। इसका मतलब ये नेगेटिव वाला पोर्शन, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तब ये वाला पोर्शन हमारा पार्ट नहीं होगा। ऐसी सेकंड y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वो पोर्शन हमें यहाँ पे नहीं लाना है। तो ये हमारा इतना सा ग्राफ हो गया, रिक्वायर्ड ग्राफ। ये तो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये वाला है y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब पूछा है x इक्वल्स टू -2 और 2 तक का रीजन बनाना है। तो ये हो गई लाइन हमारी x इक्वल्स टू 2, और इस तरफ लाइन बना लो x इक्वल्स टू -2, और x एक्सिस के साथ में हमें रीजन बताना है, वो भी इंटीग्रेशन का यूज करके। सो कौन सा रीजन बाउंडेड बन रहा है? ये शेडेड पोर्शन। इन पॉइंट्स को नाम दे दूँ a और b। तो पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2,0, पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स 2,0। वैसे दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं, तो हम रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे बता सकते हैं ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 0 to 2, और y dx होता है। लेकिन यहाँ पे y कौन सा लेंगे हम? जो फर्स्ट वाला ग्राफ है हमारा, ठीक है। ट्वाइस ऑफ 0 to 2, इसका मतलब y की वैल्यू एक्स स्क्वायर dx। इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x³/3, 0 to 2, 2³ इट मीन्स 8/3, माइनस में लोअर लिमिट 0, इसका मतलब 16/3 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट और में दे रखा है, इलिप्स दे रखा है हमें 9x² प्लस 25y² इक्वल्स टू 225। तो 225 से डिवाइड करो, 9x²/225 प्लस 25y²/225, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाए। तो 9 डिवाइड करेगा, 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 25 प्लस y²/9 इक्वल्स टू 1, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में x² प्लस y²/b² इक्वल्स टू 1। तो a का वैल्यू हो रहा है यहाँ पे 5 और b की वैल्यू है 3। मेजर एक्सिस x एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो ये ग्राफ बन रहा है कुछ इस टाइप का। ऐसा ग्राफ यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5,0, ऊपर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,3, नीचे 0,-3 रिक्वायर्ड नहीं है हमें, यहाँ पे -5,0। ठीक है, चारों पार्ट सिमेट्रिक हैं, तो कोई एक पार्ट का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिक्वायर्ड पोर्शन तो सारा ही है, लेकिन हम केवल फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एरिया कितना आने वाला है वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, पाई AB के इक्वल होता है। सो पाई इंटू 5 इंटू 3, इसका मतलब 15 पाई तुम्हारा आंसर आना चाहिए। चेक करने का तरीका भी रहेगा। तो पहले तो y की वैल्यू निकाल लो जो गिवन है उससे, x²/25 प्लस y²/9 इक्वल्स टू 1। सो y²/9 इक्वल्स टू 1 माइनस x²/25। LCM ले लो, 25 माइनस x²/25।
सो वाई स्क्वायर विल बी 9/25 एंड 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई का वैल्यू आ गया 3/5 25 माइनस एक्स स्क्वायर। हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं वाई की क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बन रहा है उसका 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 टाइम्स ऑफ वाई डी एक्स लिमिट हो जाएगी 0 से 5 क्योंकि लोअर लिमिट ओरिजिन, अपर लिमिट एक्स कोऑर्डिनेट 5। तो वैल्यूज पुट कर दो। 4 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन और 0 to 5 ऑफ 3/5 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट भी है, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा dx। तो ये हो गया 12/5 0 to 5 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, सो x/5। अब लिमिट पुट कर दो। अपर लिमिट पुट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ बनेगा 5 का स्क्वायर, इसका मतलब ये तो 0 हो गया, प्लस में 25/2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पे रखेंगे 5/5, तो साइन इनवर्स 5/5 का मतलब साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो π/2। तो ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस में लोअर लिमिट एक्स की जगह पे 0, तो ये पार्ट 0, प्लस में यहाँ पे भी साइन इनवर्स 0/5, तो साइन इनवर्स 0 बनेगा। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो लोअर लिमिट की वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी। अब सॉल्व कर लो। 12/5 ये हमारा बचा 25π/4। 4 को 12, 4 3 जा 12 और 5 5 जा तो 15π हमारा आंसर आ रहा है, जो कि पहले देखा था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। सेट ए दे रखा है, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 5, और सेट बी गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 1। फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी विथ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x - 3/x - 5। 1 1 तो होगा ही, ये शायद ऑन टू है ही, प्रूफ करना है तो आसान है। 1 1 के लिए हमें क्या करना होता है, लेट x1 एंड x2 दो एलिमेंट हमें सपोज करने हैं डोमेन सेट के, एंड वी हैव टू सपोज देयर इमेजेस आर इक्वल। सो एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, और 1 1 होने के लिए वो एलिमेंट खुद सेम होने चाहिए। तो एफ ऑफ x1 के लिए ये fx दे रखा है, x के प्लेस पे हमें क्या रखना है, x1 पुट करना है, तो इधर भी x1 आ जाएगा, x1 - 5। तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू हो जाएगी x1 - 3 x1 - 5। एफ ऑफ x2 बन जाएगा x2 - 3 x2 - 5। सिंप्लीफाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x1 x2 -3x2 -5x1 प्लस 15 इक्वल में x1 x2 -5x2 -3x1 प्लस 15। तो जो टर्म बच गई वो है -3x2 -5x1 -5x2 -3x1। x1 की टर्म्स को लेफ़्ट साइड में ले आओ, x2 की टर्म्स को राइट साइड में ले जाओ, तो ये आ जाएगा -2x1 इक्वल टू -2x2। इट मीन्स x1 इक्वल्स टू x2, और इसका मतलब हो गया कि फंक्शन 1 1 है। अब ऑन टू के लिए हमें चेक करना होता है लेट x, तो हम डोमेन सेट का एलिमेंट लेंगे क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन है, तो कोई ना कोई वहाँ पे। सो देयर एग्जिस्ट सम y इन सेट b सच दैट एफ ऑफ x इक्वल्स टू y। तो x - 3/x - 5 इज इक्वल्स टू y। अब हमें मेथड क्या होता है, यहाँ पे y x की टर्म्स में हमें x को y की टर्म्स में लेके आना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की दोनों टर्म्स को एक साइड लो
और अब x की वैल्यू निकालो, तो x को कॉमन निकाल लो, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 5y एंड सो x इक्वल्स टू 3 माइनस 5y अपॉन 1 माइनस 5। क्योंकि x हमारा 5 के अलावा बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि y की वैल्यू अगर 1 हो गई तो x रियल नंबर नहीं हो पाएगा। सो फॉर x बिलोंग्स टू सेट A y मस्ट नॉट इक्वल्स टू 1, और y 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब y बिलोंग्स टू r माइनस 1, और y हमने कोडोमेन का एलिमेंट लिया था सेट B का, इसका मतलब हमारी अब रेंज आ रही है यहाँ पे r माइनस 1, और ये हमारा कोडोमेन भी है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन ऑन टू भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट बी के अंदर हमें एक रिलेशन दे रखा है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर collection of ordered pair such that a minus b plus root 2 is irrational number, means does not belongs to Q। तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक को ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, जैसे लेट a बिलोंग्स टू r, तो b की जगह पे भी अगर a रखें तो a माइनस a प्लस रूट 2, ये हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। इसका मतलब a कोमा a हमेशा ही सेट S का एलिमेंट होगा, सो S इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्रिक नहीं होगा तो हमें कोई एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, जैसे सिंस या फिर पुट a इक्वल्स टू 2 ले लो, या फिर a इक्वल्स टू रूट 2 ले लो और b की वैल्यू +2। ठीक है, तो a माइनस बी प्लस रूट टू माइनस 2 प्लस रूट 2, तो ये तो आ गया 2 रूट 2 माइनस 2, और ये इरेशनल नंबर है। देखो इरेशनल है इसलिए नॉट बिलोंग्स टू क्यू लिख रहा हूँ, तो ये तो इरेशनल नंबर है, इट मीन्स a कोमा b बिलोंग्स टू सेट S। अब सिमेट्रिक होने के लिए b कोमा a भी होना चाहिए था, बट b माइनस a प्लस रूट 2 की अगर वैल्यू निकालो तो 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, ये तो 0 आ गया, जो 0 रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब b कोमा a डज नॉट बिलोंग्स टू S, और इसका मतलब S जो है वो सिमेट्रिक नहीं बचा। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, उसके लिए कोई एग्जांपल ही लेना पड़ेगा। तो पहले तो ले लेते हैं जो कि a कोमा b हमें रिलेशन दिखा दे। तो a का वैल्यू रूट 2 ले लो, b का वैल्यू 2 जो ऊपर वाले में लिया था। तो पहले तो दिखाओ कि a माइनस बी प्लस रूट 2 ये इरेशनल है, रूट 2 माइनस 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 माइनस 2 विच इज़ नॉट रेशनल, सो a कोमा b बिलोंग्स टू S रिलेशन में। अब c का वैल्यू कुछ ऐसा पुट करो कि कैसा पुट करना है ताकि b कोमा c तो रिलेशन का एलिमेंट बन जाए, लेकिन a कोमा c हमारे रिलेशन का एलिमेंट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आना है b माइनस सी प्लस रूट 2, ये तो हमें इरेशनल दिखाना है। और बाद में a माइनस सी प्लस रूट 2 ये आना चाहिए इरेशनल, और ये आना चाहिए हमारा रेशनल नंबर। c इक्वल्स टू 2 रूट 2 ले लें तो c इक्वल्स टू 2 रूट 2 ले लेते हैं, ताकि ये देखो
बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, -2√2 प्लस √2, तो ये तो हो गया 2 माइनस √2, ये रैशनल नहीं है। इसका मतलब हुआ बी कोमा सी जो है रिलेशन का एलिमेंट है। दूसरी तरफ ए का वैल्यू √2, सी का वैल्यू 2√2, इनको सम करेंगे 0 आ रहा है जो कि रैशनल नंबर हो गया। इसका मतलब ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू एस, सो एस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक भी नहीं था, ट्रांजिटिव भी नहीं था, और लेकिन रिफ्लेक्सिव था, ठीक है, रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 तो इजी है मैट्रिक्स का, तो 34 हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन। फर्स्ट लाइन हमें दे रखा है x/2 इक्वल्स टू 2y माइनस 6/4 1 माइनस z अपॉन -1। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, वापस से रीअरेंज। तो y का कोफिशिएंट क्योंकि 1 होना चाहिए तो 2 से डिवाइड करो, y -3/2। z का कोफिशिएंट 1 तो -1 से डिवाइड करो, तो z -1/1। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन आ गए हमारे पास में 2, 2 एंड 1। नेक्स्ट सेकेंड लाइन हमें दे रखा है अनदर लाइन पैरेलल टू इट। लाइन 2 जो है वो क्या है, फर्स्ट लाइन के पैरेलल है, और किस पॉइंट से पास हो रहा है 4, 0, -5 से। तो सेकेंड लाइन की इक्वेशन बनाओ, x माइनस x1 अपॉन a दैट इज़ 2। अच्छा, फिर पैरेलल है तो इनको a1 b1 c1 की ज़रूरत नहीं है, a b c ही लिख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड लाइन के भी डायरेक्शन रेशो सेम ही लिखेंगे उनके प्रोपोर्शनल में। y -0/2 एंड z -5, तो z +5 डिवाइडेड बाई 1। तो फर्स्ट लाइन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो r इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट क्या है 0, 3, 1, तो फर्स्ट लाइन तो हो जाएगा 3j प्लस k प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर 2i प्लस 2j प्लस k। सेकेंड लाइन पॉइंट है 4, 0, -5, सो 4i माइनस 5k प्लस में कोई कांस्टेंट म्यू यूज कर लो, पैरेलल वेक्टर यहाँ पे सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा वेक्टर a1, इसको वेक्टर a2 मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर, और इसको मान लेते हैं वेक्टर b पैरेलल वेक्टर। तो a1 इज इक्वल्स टू 3j प्लस k, वेक्टर a2 बन जाएगा 4i माइनस 5k, और पैरेलल वेक्टर b है हमारा 2i प्लस 2j प्लस k। तो क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, b क्रॉस a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b और होल मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो पहले वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू कैसे आता है, डिटर्मिनेंट से फर्स्ट रो में i j k रहेंगे, सेकेंड रो में वेक्टर b के स्केलर कंपोनेंट्स 2, 2, 1, थर्ड रो में a2 माइनस a1 के स्केलर कंपोनेंट्स। तो पहले a2 माइनस a1 फाइंड करना पड़ेगा, सो 4i माइनस 3j माइनस 6k, दोनों को माइनस कर लो, तो 4 -3 और -6। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो i के साथ आ जाएगा -12 प्लस 3, माइनस j के साथ में -12 -4, और k के साथ में होगा -6 -8, सो -9i प्लस 16j और साथ में माइनस का 14k। तो फॉर्मूला में पुट करो d इक्वल्स टू मॉड ऑफ -9i प्लस 16j माइनस 14k, और नीचे वेक्टर b का मैग्नीट्यूड जो कि हो जाएगा 2² प्लस 2² प्लस 1²। अब न्यूमरेटर का भी मैग्नीट्यूड निकलेगा, तो 9² प्लस 16² 250 296।
सॉरी 256 और 14 का स्क्वायर होता है 196 अपॉन में √7। तो सम करेंगे तो √53/7 आ जाएगी इसकी डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट और पार्ट का क्वेश्चन। फर्स्ट लाइन हमें दे रखा है यहाँ पे x-1 अपॉन -3, y-2 अपॉन 2k, z-3 अपॉन 2। तो डायरेक्शन रेशो हो गए -3 2k c1 = 2। सेकेंड लाइन गिवन है x-1 अपॉन 3k, y-1 अपॉन 1, z-6 अपॉन -7। तो सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशो हो गए 3k 1 और -7। क्योंकि गिवन है फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 = 0। वैल्यूज पुट करो, -3 × 3k प्लस 2k × 1 प्लस 2 × -7। तो ये हो गया -9k प्लस 2k -14। सो -7k = +14, सो k = -2। इसका मतलब a1 की वैल्यू है -3, b1 है ट्वाइस ऑफ k तो -4 एंड c1 is 2 and a2 is 3k so -6, b2 is 1 and c2 is -7। अब पूछा है राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट 3 -4 एंड 7। तो हमें जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके लिए हमें पॉइंट दे रखा है 3 -4 और 7। हम सपोज कर लेते हैं उसके डायरेक्शन रेशो हो जाएँ ए बी एंड सी। तो क्योंकि एल जो है वो परपेंडिकुलर है L1 के भी और L जो है परपेंडिकुलर है L2 के भी, इसका मतलब A1 प्लस B1 प्लस C1 इसकी वैल्यू 0 है और A2 प्लस B2 प्लस C2 इसकी वैल्यू 0 है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये बनेगा A × A1, इसका मतलब -3A -4B प्लस 2C = 0। और सेकेंड को सॉल्व करोगे तो आएगा -6A प्लस B -7C = 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं, ए का कोफिशिएंट लिखा -3 और -6, बी का कोफिशिएंट -4 1, सी का कोफिशिएंट 2 और -7। ठीक है, वापस से हमें लिखना है ए और बी का ही कोफिशिएंट -3 -4 -6 और 1। अब क्या होता है, ए के डिवाइड में आता है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 28 - 2, बी के डिवाइड में आएगा ए के डिवाइड में ये मैट्रिक्स, बी के डिवाइड में ये वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो ये कितना बन जाएगा -12 -21। और सी के डिवाइड में लास्ट ये मैट्रिक्स 2 × 2 का डिटर्मिनेंट तो -3 -24। तो A/26, B/-33, C/-27। इसका मतलब इसको कुछ के ले लेते हैं, तो A का वैल्यू 26K, B का वैल्यू -33K एंड C = -27K। तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन L की इक्वेशन हो जाएगी 3i कैप R = 3i कैप -4j कैप प्लस 7k कैप और प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ a i कैप प्लस b j कैप और प्लस में c k कैप। अब ये k कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लें तो ये नया कांस्टेंट बन जाएगा, लैम्डा की जगह पे कुछ और पुट कर दो, म्यू लिख सकते हो
और बचेगा 26 आई कैप माइनस 33 जे कैप माइनस 27 के कैप। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 36 में गिवन है स्टोर हैज बीन सेलिंग कैलकुलेटर से 350 रुपीज़, 350 रुपये में वो बेच रहे हैं। मार्केट सर्वे सेज दैट रिडक्शन इन प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कि अगर प्राइस अगर इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो है कम सेल होगी। रिलेशन दे रखा है हमें प्राइस और क्वांटिटी में, प्राइस इज इक्वल्स टू 450 माइनस x/2, ठीक है भाई। नेक्स्ट दे रखा है द रिलेशन बिटवीन, अच्छा ये हो गया। डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट शुड बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। रेवेन्यू है हमारा आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो 450x माइनस x²/2 ये हो गया रेवेन्यू। रेवेन्यू को हमें मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, 450 माइनस 2x/2, इसका मतलब 450 माइनस x। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट तो क्या आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट के लिए r' को 0 रखोगे, r' को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 450। अब सेकंड डेरिवेटिव r'(x), इसी का डेरिवेटिव वापस से निकाल दो, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब 8x इक्वल्स टू 450, यानी 450 यूनिट जब सेल होगी देन रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम। एक पार्ट तो ये आ गया। अब पूछा वोट रिबेट इन प्राइस ऑफ कैलकुलेटर शुड द स्टोर गिव टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू। अब जब x इक्वल्स टू 450 है, इसका मतलब p ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, 450 माइनस x/2, सो 450 माइनस 450/2, तो 450/2 ही हो गया 225। तो अब प्राइस हो गया 225, इसका मतलब रिबेट कितना देना पड़ेगा उसको, जो 350 रुपये का कैलकुलेटर था उसको 225 रुपये में देना पड़ रहा है, इसका मतलब 125 रुपये की उसको रिबेट देनी पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एन इंस्ट्रक्टर एट द एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर shows 3 among the brightest star in a particular constellation. Assume the telescope is located at origin. टेलीस्कोप लगा है ओरिजिन पे, ठीक है, 0,0,0 पे। कह रहा है कि 3 लोकेशन DAV उनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं। यहाँ पे मान लो D है, यहाँ पे V है और यहाँ पे A है। तो D दे रखा है हमें 2i + 3j + 4k। तो D की लोकेशन, अच्छा पोजीशन वेक्टर दिया है, इसका मतलब वेक्टर OD दे रखा है, लिखा है ना हैविंग पोजीशन वेक्टर्स। तो पहला वाला है 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। OV दे रखा है, अच्छा OA दे रखा है पहले, तो जिस ऑर्डर में गिवन है उसी ऑर्डर में लिखेंगे। OA दे रखा है 7i कैप + 5j कैप + 8k कैप, और OV गिवन है -3i कैप + 7j कैप + 11k कैप। अब पूछा क्या, देखो फर्स्ट पार्ट, हाउ फार इज स्टार V फ्रॉम A। तो A और V के बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो VA को ये भी कह सकते हैं OA माइनस OV, जो पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस आएगी उसका मॉड निकाल दो। तो मॉड ऑफ OA माइनस OV, इसका मतलब 10i कैप -2j कैप -3k कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो 100 + 4 + 9 113, ये उसकी डिस्टेंस आ गई। सेकेंड पार्ट में कहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ DA। तो DA की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका मतलब वेक्टर DA को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। DA का मतलब क्या होगा, OA माइनस OD। तो OA में से OD को माइनस करो, तो ये बनेगा 5i कैप
प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, डिवाइड में इसी का मैग्नीट्यूड, तो 25 प्लस 4 प्लस 16, तो ये हो गया √45, तो 5/√45 आई कैप प्लस 2/√45 जे कैप प्लस 4/√45 के कैप। थर्ड पार्ट का एंगल VDA, एंगल VDA इसका मतलब यहाँ पे D है, ये पॉइंट V, ये पॉइंट A, तो D पे एंगल निकालना है, इसका मतलब VD और VA वेक्टर होने चाहिए पहले, ठीक है, या फिर DV और DA वेक्टर। तो DV वेक्टर के लिए OV माइनस OD करो, OV माइनस OD करेंगे तो ये आएगा -5 आई कैप, 7 - 3 4 जे कैप एंड 11 - 4 7 के कैप। फिर वेक्टर DA भी निकालना है, वेक्टर DA सेकंड पार्ट में सॉल्व किए हैं, 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा निकालना है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पढ़ें A.B/mod A/mod B, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। सो वेक्टर DV डॉट DA डिवाइडेड बाय mod ऑफ DV mod ऑफ DA, तो दोनों का डॉट करेंगे तो -25 प्लस 8 प्लस 7 4 जा 28, और डिवाइड में DV का मोड आ जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 49, और DA का मोड हम ऑलरेडी निकाल रखे हैं √45। सॉल्व कर लो तो ये बनेगा cos थीटा इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाई √90 इंटू √45, तो 11/√45 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, तो 45 तो रूट से बाहर आ जाएगा, सो 11/45 √2, ये कॉस थीटा आ गया, सो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 11/45 √2। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है रोहित, जसप्रीत एंड आलिया अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू फॉर 3 वैकेंसीज इन सेम पोस्ट। तो 3 वैकेंसीज हैं, 3 पर्सन हैं, कई सारे आ रखे हैं, उनमें से ये 3 हैं। कह रहे हैं रोहित के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/5, जसप्रीत के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3 और आलिया के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/4 एंड सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अच्छा, तो पहले रोहित के सेलेक्ट ना होने के चांसेस कितने बचेंगे, 1 - 1/5, जसप्रीत का 1 - 1/3 तो 2/3, और आलिया का हो जाएगा 1 - 1/4 तो 3/4। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 सेलेक्टेड, एटलीस्ट एक उनमें से क्या होना चाहिए, सेलेक्ट होना चाहिए। एटलीस्ट का ये भी होता है नन कॉम्प्लीमेंट, क्या, एटलीस्ट को ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी सेलेक्ट ना हो उसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कोई भी सेलेक्ट ना हो उसके अलावा क्या बच गया, एटलीस्ट कोई तो हुआ, तो कोई भी सिलेक्ट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए रोहित भी सिलेक्ट नहीं हुआ, जसप्रीत भी नहीं हुआ, एंड कह रहे हैं रोहित इज़ नॉट सेलेक्टेड एंड जसप्रीत इज़ नॉट सेलेक्टेड एंड आलिया इज़ नॉट सेलेक्टेड, उसका फिर क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। तो रोहित के सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाहर में एक और पी लगा देंगे, ठीक है। अब ठीक है, ये तो रोहित के सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये ठीक तो ऐसे ही था, उसको अलग से सॉल्व कर लो, या तो P ऑफ नन इज सेलेक्टेड, इसका मतलब P ऑफ R कॉम्प्लीमेंट, P ऑफ J कॉम्प्लीमेंट, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, तो 4/5 2/3 एंड 3/4। तो सॉल्व करो, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 2/5, इसका मतलब ये हो गया 1 - 2/5 दैट इज 3/5। सेकेंड पार्ट कह रहा है P ऑफ G गिवन H कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी जसप्रीत सेलेक्ट होना चाहिए एंड बट
ये थोड़ा सा मिसमैच है। अच्छा, इन्होंने जी को जसप्रीत माना है ना, इसका मतलब ये हमारी तरफ से है जे गिवन एच कॉम्प्लीमेंट का मतलब रोहित इज़ नॉट सिलेक्टेड, मतलब आर कॉम्प्लीमेंट है हमने, क्योंकि पहले से पूछ कर लिया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ जे, अच्छा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, तो जे इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट डिवाइड में आता है पी ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट। तो क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ जे इंटू पी ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और नीचे पी ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट तो है ही, तो केवल जसप्रीत के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई डायरेक्ट ही 2/3। वैसे वो इंडिपेंडेंट थे तो ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम वैल्यू लिख सकते थे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सेलेक्टेड, इसका क्या मतलब होगा, पी ऑफ एग्जैक्टली वन, इसका मतलब हो गया अगर रोहित सेलेक्ट होता है तो जसप्रीत नहीं होना चाहिए, आलिया नहीं होनी चाहिए। अगर रोहित सेलेक्ट नहीं होता, मतलब कि केवल जसप्रीत सेलेक्ट होता है, तो बाकी दोनों सेलेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर आलिया सेलेक्ट होती है तो बाकी दोनों नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम कह रहे हैं रोहित एंड आलिया, रोहित इज सेलेक्टेड एंड जसप्रीत एंड आलिया नॉट सेलेक्टेड, तो इनटू आ रहा है। जहाँ पे हम कह रहे हैं, या फिर सेकंड केस ये हो सकता है, वहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, एंड के लिए इनटू और के लिए प्लस। वैल्यूज पुट कर दो, पी ऑफ आर की वैल्यू थी 1/5, पी ऑफ जे कॉम्प्लीमेंट था 2/3 और ये था 3/4। नेक्स्ट वाले में ये हो जाएगा 4/5, बीच वाला 1/3, लास्ट वाला 3/4, और लास्ट पार्ट में 4/5, 2/3 एंड 1/4। सॉल्व कर लो, एलसीएम तो सभी का इसका आ जाएगा 60, तो ऊपर वाले को सॉल्व करो, न्यूमरेटर को 6 + 12 + 8, 26/60, तो 13/30 आ गया, है ना। लास्ट इसका और पार्ट, find the probability that exactly 2 of them are selected, p of exactly 2 are selected। सेम प्रोसेस इसमें भी, रोहित सेलेक्ट हो जाए, जसप्रीत हो जाए और आलिया बच जाए। इस बार रोहित को ले लो, जसप्रीत को निकाल दो, आलिया को ले लो। इसमें रोहित को निकाल दो और जसप्रीत और आलिया को ले लो। ठीक है, तो बस प्रोबेबिलिटीज़ लिखते जाओ, आसान है। 1/5, 1/3, 3/4 प्लस 1/5, 2/3, 1/4 प्लस 4/5, 1/3, 1/4। एलसीएम इस बार भी 60 आएगा, न्यूमरेटर में बचेगा 3 + 2 + 4, 9/60, तो 3 3 जा 9, 3/20 आंसर हो गया। तो इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट होता है, 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ है। तो तीनों लेक्चर आराम से देखो और समझो। थैंक यू।